इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ आप सभी उपस्थित डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा 636वां सेशन है और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईएफपीएच दैनिक वेबिनार कंडक्ट करता है। एक सेशन हमारा 7:30 से 8:30 हिंदी में होता है, 8:30 से 9:30 इंग्लिश में और 9:30 से 10:30 मलयालम लोकल लैंग्वेज में सेशन होता है। और आज का जो हमारा हिंदी सेशन है उसमें हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वह हैं डॉक्टर दीपक जगताप। डॉक्टर दीपक अभी जैसे बताया पहले भी डिप्रेशन के ऊपर एक सेशन ले चुके हैं। एक छोटा सा इंट्रो मैं डॉक्टर दीपक का फिर भी देना चाहूंगी। डॉक्टर दीपक से पिछले 33 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस में है और अलग अलग जगह पुणे में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, जगताप क्लिनिक और सुश्रुत हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने कम से कम 150 डॉक्टर्स को अपने अंडर ट्रेन किया है और काफी आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स दिए हैं, जैसे कि सकल और लोकमत। काफी सारे लेक्चर्स दिए हैं नेशनली और इंटरनेशनली, और इनको सम्मानों से भी नवाजा गया है, जैसे कि हनुमान जीवन गौरव पुरस्कार और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम बीट कॉलेज। तो डॉक्टर दीपक जगताप जी का हमारा आज सेकंड सेशन हम स्टार्ट करते हैं अवसाद के ऊपर और उसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट। डॉक्टर दीपक सर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ। मैं आज बहुत सारी बातें ये पावर पॉइंट पर करने वाला हूँ। कुछ स्लाइड्स मैंने लाए हैं। सबसे पहले आईपीएच के प्लेटफॉर्म पर मुझे लगभग ये 7वीं बार मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। तो इसके लिए डॉक्टर मृदुल सहानी सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के प्रोग्राम में जुड़े हैं अपने साथ डॉक्टर नेहा कक्कर, डॉक्टर बी के सिन्हा सर, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर दीपमाला जी, डॉक्टर राम शाह सर। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात यह है कि आप सभी को और बहुत सारे दर्शक महाराष्ट्र से भी, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में और डॉक्टर्स भी जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी को इस नव वर्ष की पहले तो शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को एंड हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैं प्रोग्राम के शुरुआत में ही बता देता हूं कि आने वाले इस साल में 2025 में फरवरी महीने में 22 और 23 तारीख को बहुत ही बड़ा आयोजन डॉक्टर मृदुल साहनी सर के पिता डॉक्टर बी साहनी के 100वीं जयंती के अवसर पर पटना में आयोजित किया गया जो वर्ल्ड वाइड सेमिनार है। तो उस प्रोग्राम में मैं खुद और डॉक्टर मिसेस वैशाली जगताप, हम पुणे से, सासवड़ से पटना आ रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम द्वारा सभी को मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग आए। तो एक तो मैं पिछले 2 साल से आपसे बातचीत और रूबरू होने की कोशिश है, लेकिन जब हम आमने सामने मिलते हैं तो बहुत सारे आपकी आशंकाएं हो, 2 साल में जो भी सवाल मुझसे पूछने हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात कि डायरेक्ट वन टू वन अपना जो बातें हैं वो हो सकती है। और बहुत सालों से 2017 में मैं डॉक्टर मुजुल सानी सर के साथ हम दुबई गए थे, तो मुझे बड़ी उत्सुकता है कि 8 साल बाद सर मिलने वाले हैं। हाल ही में दिल्ली में भी मिले थे, लेकिन उनके गांव में आने का अवसर मैंने दुबई में कहा था कि हम कभी ना कभी आपके वो क्लिनिक जो है सहानी सर का, बी सहानी सर का और आपका सब हम हमें देखना है और हेयर ट्रांसमिशन ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना है। तो ये हमने ये चांस, इसका मौका हमें सहानी सर ने दिया है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी को मैं निवेदन करता हूं कि आप बहुत बड़ी संख्या में उसमें शामिल हो जाए। तो चलते हैं हम आज डिप्रेशन, जो कि मैंने अवसाद या डिप्रेशन एक पहली बार जब मैं आया था तो उस पर डिप्रेशन, उसके टाइप्स ऑफ डिप्रेशन पर चर्चा मैंने की थी। और जाते जाते मैंने ये बात
मस्मरिज्म के टॉपिक तक मैं लेकर गया, जो कि मैं प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूं। तो मैं ब्रीफली थोड़ा सा डिप्रेशन के बारे में आपको बोलता हूं कि डिप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशन वेयर देर इज अ मूड एलिवेशन, जिसमें मूड एलिवेशन या तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या लोअरिंग ऑफ मूड देखने को मिलता है। तो लोअरिंग ऑफ मूड की जो कंडीशन होती है वो जो है वो डिप्रेशन स्टेट माना जाता है। और बाइपोलर डिसऑर्डर में, जिसमें कभी खुशी कभी गम, कभी वो पेशेंट खुश रहता है तो कभी बहुत सारा गम महसूस करता है, ये बाइपोलर डिप्रेशन की विशेषता है। देखिए कि रेपर्टरी में बहुत सारे, क्योंकि हनीमैन वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि एलोपैथ थे, और उन्होंने पहली बार ऐसे सोचा पूरे दुनिया से हट करके, जिसने विचार किया कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे ट्रीटमेंट में। क्रॉनिक डिसीजेस जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो मुझे बार बार फेलियर क्यों आ रहा है, क्रॉनिक डिसीजेस ठीक क्यों नहीं हो रहे, या फिर दवाई के दरमियान वो ठीक रहते हैं और जैसे ही मैं दवाई विड्रॉ करता हूं, जैसे ही मैं दवाई बंद करता हूं, तो वापस से क्रॉनिक डिसीजेस क्यों रीअपियर होते हैं। तो इस पर हनीमान जी ने बहुत सारा दिमाग लगाया, और तब जाकर के थियरी ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, और वो जाकर के पहुंचे मायाजम्स पर। सो सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस और उसके कॉम्बिनेशंस। मायाजम्स मतलब प्रकृतियां, जैसे कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ फिजिकल अपीयरेंस से जानने की कोशिश की है कि किन किन प्रकृतियां हो सकती है, लेकिन हनीमान ने तो उससे कई गुना ज्यादा, कई आगे की सोच रखते हुए उन्होंने सोचा कि ये जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, सो कॉल्ड साइकोसोमैटिक, मॉडर्न मेडिसिन में चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे माइग्रेन हो, कुछ भी हो, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम हो, सभी के कारण प्रोवोकिंग कॉजेज दिए जाते हैं। लास्ट भी एक सेंटेंस है जिसका कारण बताया जाए कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, डिसीजेस ट्रैवलिंग फ्रॉम साइक, माइंड से बॉडी तक, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। तो वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे फिजिकल इलनेसेस में पाए जाते हैं, और बहुत सारे डिजीज का क्लासिफिकेशन यही है। डिप्रेशन में हालांकि तीन क्लासिफिकेशन जो है डिप्रेशन के क्लासिकली जो किए जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार, वो है क्लिनिकल डिप्रेशन, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और बाइपोलर डिप्रेशन। हमारी रेपर्टरी में बहुत सारी जगह, क्योंकि हम रेपर्टरी इज रिटन फ्रॉम माइंड, हेड, नोज, ईयर्स, आईज, उस तरीके से रेपर्टरीज या मटेरिया मेडिका भी उसी तरीके से लिखी गई है अप टू एक्सट्रीमिटीज, और उसके बाद रिलेशनशिप, मोडालिटीज और रिलेशनशिप आ जाता है। और उस प्रकार से कोई भी ड्रग हो, चाहे नक्सवोमिका हो, लाइकोपोडियम हो, सेपिया, कोई भी होम्योपैथी का ड्रग निकालिए, उससे उसमें माइंड से लेकर एक्सट्रीमिटीज तक उसकी पहचान दी जाती है उस दवाई की। तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स जो है डिप्रेशन के, अलग अलग शेड्स जो है, सबसे ज्यादा शेड्स ये होम्योपैथी में नोट डाउन किए गए हैं, जैसे कि ब्रूडिंग, सैडनेस, डिस्पेयर, ग्लूमी, ड्वेल्स ऑन पास्ट, पुरानी पिछली भूतकाल में जिंदगी में कोई अगर बुरा हादसा हुआ हो, कोई डेथ हुई हो, या फिर बिजनेस में कुछ बुरे तरीके से लॉस हुआ हो, तो वो रिकॉल करके, रिमाइंड कर करके, हाल ही में जो जिस उस पेशेंट की जो लाइफ जिंदगी चल रही है, जो कि अच्छा खासा कमा भी रहा है, लेकिन उसे पुरानी बातें, बचपन की बातें उसे उसके दिमाग में आ जाती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, इंसैनिटी, सैडनेस, सीरियस शिंगिंग, वीपिंग। हमें वीपिंग मतलब पल्सटिला, इग्नेशिया, ग्राफाइटिस, नाट्रामूर, लैक्टैन, पैलेडियम जैसे रेमेडीज, सीरीज ऑफ ड्रग्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम मटेरिया मेडिका में पाते हैं और हम रेपर्टरी में पाते हैं। वैसे ही
सैड थॉट्स, टीयरफुलनेस, टीयरफुलनेस, आंखें भर आना, बात करते करते आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता है, लाइक अमोनियम मूड है, एपिस मेलिफिका है, ग्राफाइटिस है, नाट्रनूर है, एम्प्टीनेस, खालीपन महसूस होना, खाली खाली सा लगना, जिंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ मकसद ही नहीं है, होपलेसनेस, कुछ मकसद ही नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं पता नहीं है, मतलब वो इस दुनिया से उनका कनेक्ट टूट जाता है। एंग्री आउटबर्स्ट, एकदम गुस्सा उभर के आता है। तो गुस्से में हायोसाइमोस ट्राइमोनियम जैसे ड्रग्स होम्योपैथी में ऑलरेडी दे आर इन यूज। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, जो कि बाइपोलर डिप्रेशन में पाया जाता है, जो 3 नंबर का जो है, उसके सिम्टम्स मतलब से रेपर्टरीज में ऑलरेडी दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेरी क्लियर कट वे। डेली एक्टिविटीज जैसे मतलब जो करने का उनका मन नहीं करता, जो अपने रोज के कामकाज है या फिर हॉबीज है या स्पोर्ट्स है, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रहता, इसे ही डिप्रेशन कहा जाता है, जिसके लिए बहुत सारे ड्रग्स है, अगैरिकस है, एनाकार्डियम है, कोका है, जेलसीमियम फॉस्फरिक एसिड जैसी दवाइयां हम होम्योपैथी में इस्तेमाल करते हैं। अब क्लिनिकल डिप्रेशन में या तो उनमें परसिस्टेंट सैडनेस मूड रहता है, या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज। उसके कारण भी मैं इन शॉर्ट में लेकर जाता हूं आपको कि या तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब हार्मोनल डिस्टरबेंसेस, हाइपोथायराइडिज्म में ज्यादा वजन बढ़ने के कारण वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके कारण ज्यादा उनको भूख भी लगती है, हाइपरथायराइडिज्म में भूख भी बहुत ज्यादा लगती है हार्मोनली। और पीएमएस, हर लड़की के जबान पर ये शब्द होता है कि प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, या फिर प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम, या फिर मेनोपॉजल दैट एरिया जो है 45 से लेके 53 तक, वहां पर भी उल्टे सीधे लक्षण दिखाई देते हैं, बहुत पसीना भी आता है, घबराहट सी होती है, बेचैनी महसूस होती है। आ, घर वाले बाकी जो लोग हैं उनको ठंड लग रही है, अभी ठंड का जाड़े का मौसम चल रहा है, लेकिन मेनोपॉजल लेडी को पसीना पसीना और उसको फैन की जरूरत होती है। तो दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स। तो हम इग्नेशिया के बारे में बहुत सारी बार उसे विचार करते हैं, इग्नेशिया हो, लैकेसिस हो, ग्राफाइटिस जैसी दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट सर, सर स्लाइड्स स्लाइड, चेंज नहीं हो रही हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ अच्छा नेक्स्ट। सर, ठीक है, मुझे जा लगा रहा हूँ, आप जा रहा बोल हूँ। रहे हैं तो नेक्स्ट साइड। ओके, नहीं 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 नहीं। ठीक है। तो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि सेकंड वाला जो है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये आप फोटोग्राफ देखिए, ये एक विडो की फोटो है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसके हस्बैंड की डेथ हुई 4 साल पहले, उसके बाद उसे डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, डिसग्लाइसीमिया, मतलब कि उनके डॉक्टर जो थे वो एलोपैथिक दवाई से उनका काफी सारा फास्टिंग और पीपी, ब्लड शुगर लेवल, पोस्ट प्रांडियल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन या तो फास्टिंग में हाइपोग्लाइसीमिया 70-60 तक शुगर जाती थी, और खाने के बाद 250 से लेकर 300 तक। तो फास्टिंग और पीपी का जो डिफरेंस था वो लगभग 150-200 के करीब करीब जाता था। इतना सारा डिसग्लाइसीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट था। और बार बार ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, बार बार ये लेडी, उसका दुख जो था कि हस्बैंड यकायक चल बसे। इन 2020 का जो एपिडेमिक आया था कोविड का, उसके दौरान बस 4-5 दिन में ही उनका वो चल बसे। तो उसके बाद मैंने उनको इग्नेशिया दिया। अब सब कुछ सही जा रहा है, शुगर्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड, और जो उसको नींद नहीं लगती थी, नींद की घबराहट, बेचैनी, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, ये सब जो हो रहा था वो कंप्लेंट्स पूरे के पूरे निकल गए। नेक्स्ट।
अब जा करके मैंने वो परसिस्टेंट क्लिनिकल डिप्रेशन हमने देखा, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखा। तो और बायपोलर डिप्रेशन में क्या होता है, बायपोलर मतलब कभी खुशी कभी गम, वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, उनके दिमाग में क्या चलता है, बायपोलर डिप्रेशन में कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि एग्जैक्ट कॉज, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन, एग्जैक्ट कॉज इज yet unknown. इट इज अ एपिसोड्स ऑफ मूड स्विंग्स होता है, या तो बहुत अच्छे डिप्रेसिव मूड हो जाता है, या फिर एकदम मैनिएकल हाइज आते हैं। मतलब हंसने लगे तो बहुत ज्यादा हंसेंगे, उनको आनंद हुआ तो बहुत ही आनंद, मतलब हमें बाकी घर वालों को या फिर समाज में देखने वालों को पता लगता है कि यार ये कुछ, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है, ये तो देखने से ही पता चल जाता है। तो ये जो है बायपोलर डिप्रेशन में मैनियक एपिसोड्स, जैसे कि हाई एनर्जी एकदम और पावरफुल लगना शुरू हो जाता है, रिड्यूस्ड नीड ऑफ स्लीप, उनको नींद चाहे ना भी हो फिर भी वो फ्रेश ही दिखते हैं। लेकिन जैसे ही डिप्रेसिव फेज शुरू हो जाता है तो लो मोटिवेशन, लो एनर्जी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, तो ये लगातार कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम में ये बाइपोलर डिप्रेशन रहता है। हम अब इसके बारे में सोचेंगे, मस्मरिज्म। तो देखिए, हनीमान ने हमें इतने ज्यादा टूल्स देके रखे हैं कि हनीमान की जीवनी जो शुरुआत हुई 10 अप्रैल 1755 से 1843 तक, तो पूरे दुनिया से हटके सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का प्रिंसिपल ढूंढना, थियरी ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, इसके बारे में अलग से विचार करना। क्योंकि देखिए वो जमाना ऐसा था, गैलीलियो वॉज इम्प्रिजन्ड, जो साइंटिस्ट थे, क्योंकि प्रिस्ट जो थे वो सभी कमान संभाले हुए थे, वो राजा को निर्देश देते थे कि ये सही है ये गलत है। पृथ्वी को वो पूरा प्लेन सरफेस मान रहे थे, पर गैलीलियो ने रिसर्च किया कि पृथ्वी इज अ स्पेरिकल इन शेप, पृथ्वी गोल है, तो उसको भी उस दौरान नकारा था। तो हनीमान के लिए कितना ये डरावना उसका संघर्षमय जीवन रहा होगा। आप थोड़ा सा विचार कीजिए उस पर, कि उसको एक पूरे हटकर एक जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन जो स्कूल चल रहा था, एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो प्रैक्टिस में था पूरे यूरोप में और यूएस में भी, और पूरी दुनिया भर में, हमारे यहाँ भारत में आयुर्वेदा ज्यादा प्रचलित था, लेकिन कुछ हटकर के अलग ही विचार उन्होंने किया। तो उसके कारण सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के कारण हमें होम्योपैथी मिल गई। लेकिन हनीमान को ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी में देखिए, ही वॉज अ वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन। बेसिकली हनीमान ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जब लिखा, तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में जो 5 एडिशंस उनके जीवन काल में जिसका अनावरण हो चुका था, 6th एडिशन उनके देहांत के बाद निकला, तो हर एक एडिशन में कम ज्यादा एफोरिज्म नंबर्स, कुछ सेंटेंसेस उनको ऐसे लगे कि ये सेंटेंस की जरूरत नहीं है, उसको निकाल दिया, ये सेंटेंस ऐड होना चाहिए तो उसको उन्होंने वहां एफोरिज्म में फिट कर दिया। तो हमारे देश में संतों की बहुत सारी परंपरा बहुत बड़ी है। मैं महाराष्ट्र के एक दो संतों का नाम आपको बताता हूं, संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत रामदास महाराज, संत रामदास स्वामी जी। तो रामदास स्वामी ने 200 भागों का दासबोध लिखा है। फिर ज्ञानेश्वरी, जो गीता का सटीक मराठी में भाषांतर किया ज्ञानेश्वर ने लिख कर रखा है। लेकिन आज 700 साल हो गए कि ज्ञानेश्वरी का एक भी वाक्य हम नकार नहीं सकते, दासबोध का एक भी सेंटेंस हम कम कर नहीं सकते। या फिर हम भगवत गीता का उदाहरण ले, भगवत गीता में से एक भी चाहे दुनिया मतलब आज से 100 साल पहले हो या फिर
हजारों साल बाद भी गीता के वचन बदले नहीं जा सकते, जिसे त्रिकाला बाधित सत्य कहा जाता है। तो इस सत्य की खोज में हनुमान ने खुद ने उसमें चेंजेस किए और अलग अलग थियरीज उसमें इंट्रोड्यूस की। तो उसमें हनुमान ने हमें अपाहिज कहीं पर भी नहीं रखा है। हमने होम्योपैथिक मेडिसिन, इतनी सारी दवाइयों का प्रयोग करने के लिए हमें प्रवृत्त किया और हमारे हाथों में ये दवाइयां पोटेंसी, अलग अलग पोटेंसीज में दी। और ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में आखिरी जो एफोरिज्म्स है, तो आखिरी 20-25 एफोरिज्म्स आर डेडिकेटेड फॉर ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उसमें गैल्वानिज्म है, गैल्वेनाइज के पट्टी पर जो प्रयोग किया जाता है गैल्वानिज्म है, मेडिसिनल मसाजेस है, मेडिसिनल बाथ्स है, और ये मस्मरिज्म है। तो हमें हनुमान ने जो दो एफोरिज्म्स डेडिकेट किए हैं, 288th एफोरिज्म और 289th एफोरिज्म। देखिए सैमुअल हनीमान की जीवनी और फ्रांज मस्मरिज्म, ये वर्ड आया। लोग आमतौर पे बोलते हैं कि द क्राउड वॉज मस्मराइज्ड बाय शाहरुख खान, द क्राउड वॉज मस्मराइज्ड बाय माइकल जैक्सन। लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय मस्मराइज्ड, तो उनको इस बात का पता नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये फ्रेज बन गया हमारे जीवन में। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना कि ये वो बड़ा बोल बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन तो अभी जीवित है, लेकिन 200 साल बाद बोल बच्चन भी एक फ्रेज हो जाएगा। तो वैसे ही फ्रांज एंटोन मस्मर के बारे में ज्यादा किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन होम्योपैथ को है। और फिर फ्रांज एंटोन मस्मर का एक में स्टैच्यू भारत में है, वो गोवा में है। वो ऐसे मस्मरिज्म कर रहा है, और नीचे जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब जिस पर मस्मरिज्म, जिसको हिप्नोटिक इंडक्शन से सुलाया जाता है, वो सोया हुआ इंसान नीचे है। और ऐसे उसका स्टैचू पोर्तुगीज जब गोवा में थे, तो उन्होंने बनवाया हुआ एकमात्र स्टैचू जो भारत में है वो गोवा में है। तो ये फ्रांज मस्मर वॉज इनके डॉक्टर सैमुअल हनीमान के बराबर ही, मतलब हनीमान का जन्म हुआ 1755 में, उनका 1734 में हुआ। हनीमान का देहांत 1843 में हुआ, और ये 1850 में उनका फ्रांज मस्मर का देहांत हुआ। और देखिए दोनों भी जर्मनी से है, दोनों भी जर्मनी से है। फ्रांज मस्मर ने एक बहुत ही अमीर विधवा लड़की से शादी की थी। तो वो वियन्ना में रहे और पेरिस में रहे, और फ्रांज मस्मर के ट्रीटमेंट के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आते थे। आप जरा फ्रांज मस्मर का लिटरेचर भी बहुत सारा है, वो एक बार पढ़िए। मैंने आज ही, मैं जैसे कि मुझे आज बोलना है इस टॉपिक पर, तो मैंने बुक्स के लिए थोड़ी छानबीन की, तो अमेजोन पर फ्रांज मस्मर के बुक्स अवेलेबल हैं। ये आज की ताजा जानकारी रिकॉर्ड कीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट रहा तो आप उनको मंगवा सकते हैं। तो फ्रांज मस्मर, नेक्स्ट, फ्रांज मस्मर ने अ, क्या किया कि एनिमल मैग्नेटिज्म, एनिमल मैग्नेटिज्म मतलब जो जिसे मस्मराइज, जिसे हिप्नोटाइज करना है, मस्मरिज्म के लिए बेसिक जो जरूरत है इज अ हिप्नोटिक इंडक्शन। एक सब्जेक्ट मतलब पेशेंट जिसको हमें सुलाना है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जिसके मन में जो भी डिप्रेशन हो, चाहे किस प्रकार का डर हो, फोबिया हो, कुछ भी निकालना है, तो उसे उसका उसके कॉन्शियस माइंड को हमें नींद में लेकर जाना है। उसके लिए लगता है हिप्नोटिक इंडक्शन। और उसके बाद फ्रांज मस्मर का नाम क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि फ्रांज मस्मर ने बहुत सारे पासेस का संशोधन किया। तो आप देखिए कि क्या फ्रांज मस्मर के पहले ये मस्मरिज्म वगैरह कुछ नहीं था क्या?
तो था ये तो सदियों से चला आ रहा है, सदियों से, हजारों सालों से मस्मरिज्म का प्रयोग होता आ रहा है, लेकिन इसका मेडिकल यूज, मेडिकली हम कैसे उसको बिठा सकते हैं सिलेबस में, उसके बारे में फ्रांस मस्मर ने सोचा। जादू टोना करने वाले, जैसे कि किसी के गले का मंगलसूत्र निकाल दिया, चेन निकाल के, लोग बोलते ना, मुझे एक क्षण ऐसे हिप्नोटाइज में हो गई कि मैंने खुद से अंगूठी वगैरह सब निकाल के उस चोर के हाथों में दे दी। तो दिस इज कॉल्ड एज हिप्नोटिज्म, नॉट मस्मरिज्म। मस्मरिज्म, these are the passes which are given for good intention, एक तो गुड इंटेंशन एंड टू हील द पेशेंट। तो उसके लिए प्री रिक्विजिट्स जो है तो फ्रांस मस्मर ने लिखे रखे हैं, और जो ऑर्गेनॉन में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने लिखे हैं कि ही शुड बी यंग इनफ, रोबस्ट, हैविंग अ गुड वाइटलिटी, हैविंग perfectly good intentions, not bad intentions, perfectly good intentions, having have been used his sexual power adequately so that there should be a balance of his sexual power in his mind, soul and body। ये जो प्री रिक्विजिट्स उसके लिए हनीमैन ने लिख कर रखे हैं। अगर आप 288 या 200 टू 89 एफोरिज्म के जो नीचे वाले फुटनोट्स है, तो आप जानेंगे कि हनीमैन वाज आल्सो अ वेरी गुड मस्मरिस्ट। उन्होंने प्रयोग में नहीं किया है बिकॉज दैट टाइम हनीमैन की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, लेकिन एक उदाहरण उसमें दिया है कि हनीमैन एक गांव से जा रहे थे, तो एक लड़का जो जमीन पर बेहोश होकर के पड़ा था, और उसने लिखा है कि ही वॉज अबाउट टू डाई, ही वॉज ऑलमोस्ट पल्सलेस। तो देन व्हाट आई डिड, आई आस्क्ड हिज यंगर ब्रदर टू गिव सम epigastric passes from epigastrium to the lower abdomen, from epigastrium umbilicus to pubis symphysis। तो उसे मैंने जोरदार पासेस, डायरेक्ट पासेस देने को कहा, एंड देन दैट सब्जेक्ट वाज एनिमेटेड, उसमें जान आ गई, ही बिकेम कॉन्शियस। तो ये जो है तो हनीमैन खुद बहुत अच्छे तरीके से मस्मरिज्म को जानते थे। उसके आप और भी जो उदाहरण है वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हनीमैन वाज आल्सो नोइंग दिस मस्मरिज्म प्रोसेस। ये एक लड़की की केस है, फार्मेसी कॉलेज की स्टूडेंट है, आप देखिए कि उसने वो यूनिफॉर्म में आई थी मेरे पास। ईव टीजिंग का मामला था। ईव टीजिंग मतलब कॉलेज में जो लड़के लोग ऐसे चिढ़ाते हैं या फिर कमेंट्स पास करते, तो इसको इतना ये लड़की डर गई थी, और आजकल आमतौर पर ये देखा जाता है, कई बार लड़कियां रजिस्ट कर जाती है या फिर गाली देती है या फिर टीचर्स या प्रोफेसर्स को बता देती है या फिर पुलिस के पास कंप्लेंट्स करती है, लेकिन बहुत सारी बार ये लड़कियां सहते जाती है और फिर इसके जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो नेक्स्ट, दिस इज अ डायरेक्ट पास इंड्यूस किया है। अब देखिए, मैंने दूसरे एक सेशन में उसके अंदर इतना सारा गुस्सा उन लड़कों के लिए मन में वो रोक के बैठी थी। बैड इफेक्ट्स ऑफ एंगर एंड इंसल्ट, द ड्रग इज स्टैफिसाग्रिया। मैंने स्टैफिसाग्रिया दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल भी क्यों करना है? तो एक्यूट एंजाइटी, हमारे पास जब एक्यूट केस आता है कि एकदम इमरजेंसी हमें चाहिए कि मुझे कल एग्जाम देना है और लड़का आज बोल रहा है कि मैं परीक्षा नहीं दूंगा, तो ऐसी स्थिति में मस्मरिज्म इज द परफेक्ट सॉल्यूशन, जो कि तुरंत एंजाइटी को स्विच ऑफ कर सकता है। नेक्स्ट, उसी लड़की की आप फिस्ट देखो, उसकी मुठ्ठियां ऐसे गुस्से से भरी हुई है ये लड़की। एनिमल मैग्नेटिज्म, डायरेक्ट पासेस दिए हैं उसे फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड। पासेस का भी तरीका फ्रांस मस्मर ने बहुत सारे पासेस दिए हैं। पासेस फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड, passes from head to pubis symphysis,
passes from iliac crest to the legs or the whole body passes. Either they are direct with touch, जो कि मैं आगे के केसेस में दिखाऊंगा, with touch, without touch, around 3 centimeter from the 3 inches from the body or 6 inches from the body. मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पुरातन समय से हजारों सालों पहले, जो कि हमारे पुराण में जो जो कथाएं हैं ना, बहुत सारी कथाओं में आपको अभी पता चलेगा कि ये दिस वाज मस्मरिज्म। आप जो अजमेर शरीफ दरगाह पर लोग जाते हैं तो वहां पर जो मयूर पंख का झाड़ू रहता है उन मौलवी के हाथ में, तो वो ऐसे ऊपर से नीचे वो ऐसे झाड़ते हैं। ऐसे ऐसे नहीं किया जाता, या फिर ऐसे भी नहीं झाड़ा जाता, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो दीज आर द डायरेक्ट पासिस। और मयूरपंख क्यों? तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, तो इसलिए मयूर के पंख इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक टीचर की केस है। उसे डर लगा रहता था अपने प्रिंसिपल का, डर और ऑफिस का प्रेशर। ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ऑफिस में जो उसको लिखने का काम दिया जाता था उसके लिए वो परेशान था। कोविड में ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए वो परेशान था। तो उसकी जिंदगी इस प्रकार से चल रही थी। एंड ही इज अ वेरी सेंसिटिव टीचर। तो डॉक्टर सर, मुझे कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं अभी ये सह नहीं पाता। मैं जैसे ही खाता हूं मुझे उल्टी आ जाती। मैं जैसे ही मुझे खाने में मन नहीं लगता, मुझे किसी भी चीज में मन नहीं लगता। मैं अगर सो भी जाऊं तो भी मैं नींद से एकदम जागता हूं कि मेरे प्रिंसिपल की बेल बजी और मुझे स्कूल की बेल दिमाग में आ जाती है और मैं डर के जग जाता हूं। तो ऐसे केसेस में मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया। ये शेक हैंड पास, मतलब हाथ पकड़ के ही ये सो जाता है। नेक्स्ट, तो देखिए, अभी ये इंस्ट्रक्शन देने का काम चल रहा है। आंखें पूरे तरीके से बंद। अब वो आंखें मेरी आज्ञा के अलावा वो आंखें खोल भी नहीं पाएगा। सब्जेक्ट इज ऑल टाइम, मतलब जो भी इंड्यूस करता है उनकी ही आज्ञा का पालन वो करता है। ये एक बहुत बेहतरीन बात मस्मरिज्म में है। तो अभी उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, डायरेक्ट पास देने की तैयारी की है मैंने, डायरेक्ट पास की। नेक्स्ट, देखिए, हेड टू टो जाना है। हेड टू टो आज क्या है ना कि ये सब कैमरे के सामने परफॉर्म करना पड़ता है। तो आ, मैं आपको लाइव भी दिखा सकता था, लेकिन किसी सब्जेक्ट को लाना और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन फिर भी, और मैं क्या है ना कि मैं प्रैक्टिस में अब इतने सारे किडनी स्टोन्स लोगों के ऐसे भर भर के ला करके देते हैं, या फिर स्किन डिसऑर्डर्स कितने सारे, राइट फ्रॉम ल्यूकोडर्मा टू सोरियासिस, हजारों की तादाद में पेशेंट्स को ठीक किया है। लेकिन मैं बहुत सारी बार मैं फोटोग्राफ्स नहीं निकालता हूं, या फिर मैं वीडियो शूटिंग नहीं करता हूं। कभी कभार मन किया तो अगर पेशेंट ने बोला कि सर आप मेरा ये रिकॉर्ड करके रखिए, अगर पेशेंट ने सामने से बोला तो मैं कर देता हूं, लेकिन इतना समय मेरे पास रहता नहीं है। और फिर भी ये एक बात, और दूसरी, वो उनका कॉन्फिडेंशियल मामला रहता है पेशेंट का। एंड आवर कंसल्टिंग रूम, डॉक्टर्स कंसल्टिंग रूम इज एक्चुअली अ कन्फेक्शन सेंटर। कन्फेस कर देते हैं जो भी गुनाह किया है, चाहे कुछ दबा के रखा है, चाहे किस प्रकार का दुख या कुछ क्राइम भी किया है, तो वो दबा के रखते हैं, तो वो कन्फेस करते हैं। तो वो कन्फेशन के लिए हमें, क्योंकि क्या है ना, आजकल पेशेंट्स अगर देखते हैं तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर सीसीटीवी है, मतलब एक केबिन में भी सीसीटीवी है क्या? तो किसी भी डॉक्टर के केबिन में सीसीटीवी कभी नहीं होता है, और उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर करना भी है तो उनके परमिशन के अलावा हम नहीं करते। नेक्स्ट, देखिए, मैंने सर से शुरुआत की, बाद में मैं कंधों तक आया, छाती से मैं
हाथों से मैं घुटने तक आ गया। नेक्स्ट, मैं आपको फिल्म भी, एक दो फिल्म भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मैं एंकल्स तक आ गया। पासेस रिपीटेडली मैं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उनके साथ। नेक्स्ट, और अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब जो है कि हमें जो ओवर पासेस मतलब जैसे कि हम बिजली के लिए घर में या हॉस्पिटल में, बिल्डिंग में अर्थिंग कर देते हैं। अगर एक्सेसिव वोल्टेज, सामान्य रिक्वायर्ड वोल्टेज से ज्यादा अगर करंट सप्लाई हुआ, तो उसके कारण हमारे घर के फ्रिज हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल चार्जिंग पर रखा हो, तो ये डैमेज न हो जाए, इसलिए हम एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी का अगर करंट आ भी जाए, तो हम इस उसे अर्थिंग कर देते हैं। तो बिल्कुल, ये निगेटिव चार्जेस जो भी मन में जमा हुए हैं, या फिर डर जो भी दिमाग में, क्योंकि इंसानी दिमाग ये ऐसी चीज है कि ये बैठे बैठे अमेरिका भी जाकर आ जाती है तुरंत। तो इतना फास्ट, विद्युत गति से भी ज्यादा, प्रकाश लाइट से भी बहुत ज्यादा तेज इंसानी दिमाग है। तो उसके जो एक्स्ट्रा इनपुट्स अंदर जाके बैठे हैं, उन्हें अर्थिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये आमतौर पर हमें देखा जाता है, ये 10th के लिए एग्जाम देने वाली लड़की है, काफी होशियार लड़की। दिवाली के बाद एकदम से डरना शुरू हो गया उसका, बहुत ज्यादा डर कि मैं एग्जाम दूंगी ही नहीं। उसके घर की हालात ऐसे हैं, दोनों फादर एंड मदर दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, दे आर बोथ, फादर इज आईआईटी इंजीनियर, मदर इज ऑल्सो इंजीनियर। और लड़की की तबीयत एकदम बिगड़ गई, उसे लूज मोशन शुरू हुए, उसे पाल्पिटेशन शुरू हुआ, वो बाथरूम का दरवाजा तक नहीं लॉक करती थी, इतना डर का माहौल घर में पैदा हुआ। और इकलौती लड़की, तो फादर मदर ने सोचा कि जाने दो, एग्जाम्स हम इस साल स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, अगर तुम्हें नहीं भी पढ़ना है तो भी जरूरी नहीं है, हम दोनों की आमदनी इतनी है कि तुम पूरे जिंदगी भर खा सकती हो, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो। फिर भी वो लड़की मान नहीं रही थी। तो इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद, पहले वाला, इसके बाद जैसे ही उसके 3 सेशन हो गए, शी क्लियर हर 10th एग्जाम विथ 94% फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड। इतना इफेक्टिव, बिना डर के हो गया। नेक्स्ट, ये जो लड़की है, इसका डैडी जो है, पापा जो है, ये है पुलिस में। तो पुलिस में उनके, पुलिस की ड्यूटीज राउंड द क्लॉक, 2400 घंटे उनकी ड्यूटी रहती है। तो पापा यूज टू ड्रिंक अल्कोहल, तो वो शराब पीकर ही घर आते थे, जबकि ये लड़का और लड़की उनके सो जाते थे, क्योंकि उनको 6 बजे उनकी स्कूल बस आती थी। तो 6 बजे लड़का और लड़की स्कूल बस के लिए स्कूल के दिन निकलते थे, और दोपहर 3:30 बजे स्कूल छूटने के बाद 4 बजे वो घर आते थे। लेकिन पापा नहीं रहते थे, तो पूरे एक एक हफ्ता भर, और जब भी वो आते थे तो दारू पीकर आते थे। तो लड़की के अंदर इतना डर, और पिताजी के लिए इतनी चिंता, बहुत ज्यादा चिंता कि मेरे पिताजी का चाहे शायद एक्सीडेंट हो सकता है, ये दारू के कारण, वो नशे में अगर गाड़ी चलाते हैं तो कहीं वो मर ना जाए। तो उस इतनी बेचैन लड़की कि ये भी 10वीं कक्षा में। तो आए किस लिए पेशेंट मेरे पास, ये आया है पेशेंट हेयर लॉस के लिए। आप देखिए उसके बाल नहीं है। तो इतना सारा उसका फाइल रिकॉर्ड था, और सभी डर्मेटोलॉजिस्ट ने, किसी ने किटेनेजॉल सोप दिया है, कीटोकेनेजॉल शैम्पू दिया है, टर्बिना फोर्स जैसे, फ्लुकेनेजॉल जैसे एंटी फंगल ड्रग्स भी दिए थे। बहुत सारे एप्लीकेशंस, कीटोनेजॉल जैसे एप्लीकेशंस, कैटाकेनेजॉल जैसे एप्लीकेशन जो एंटी फंगल है, वो भी दिए थे। फिर भी वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने एक बार, जब वो फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए आए, तो उसके बालों के लिए आपको दिखाना है। ये हिस्ट्री मुझे बाद में पता चली है, क्षमा चाहता हूं। ये आई थी बालों के लिए। तो मैंने उसे पूछा कि ये बाल, जब मैंने देखा, तो ये असमान, मतलब कुछ बाल 1 इंच के थे, कुछ आधे इंच के थे,
कुछ एकदम छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर जितने थे। तो ये पैचेस में हेयर फॉल कैसे हो सकता है इस प्रकार का? तो मैंने मम्मी को जरा बाहर बिठाया और फिर उसे पूछा कि बेटा बताओ कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्या तुम खुद बाल नोचती हो क्या? तो फिर लड़की रोने लगी और फिर उसने बाद में ये कथा मुझे बताई कि मेरे पिताजी पुलिस है और मिल नहीं पाती हूँ पिताजी को और मैं बहुत प्यार करती हूँ। इतनी रोई लड़की ये। तो उसने फ्रॉम स्काल्प से निकाले थे, आईब्रोज भी ऐसे ऐसे वो खींच कर निकालती थी, आई लैशेस भी निकालती थी। सिफिलिस इज द मायाजम, ट्राइकोटिलोमेनिया, सिफिलिस इज द मायाजम, हमने कई बार। और वो क्या करती थी बालों का? मैंने मम्मी को पूछा कि अगर इतने बाल झड़ गए हैं, तो मम्मी बोलती थी कि उसके बाल कमर तक थे। तो कमर तक बाल लंबे हो तो घर में तो मिलने चाहिए या कंघी पर तो मिलने चाहिए। तो मैंने मम्मी को पूछा कि कंघी पर कितने बाल देखे हैं आपने, या फिर उसका जो वो रोल करके इकट्ठा करके फेंकती होगी, या फिर घर में उसके बिस्तर पर, या फिर घर में इतने अगर झड़ रहे हैं तो घर में खाने में, पानी में, थाली में, कहीं पर भी बाल आ सकता है। आपने कब देखे हैं उसके बाल घर में? तो मम्मी बोली शायद मैंने नहीं देखे हैं बाल अब तक। तब जाके मैंने इसे पूछा, पूछने के बाद उसने बताया कि दिस इज अ केस ऑफ ट्राइकोटिलेमेनी, ये लड़की बाल नोचकर खाती थी। और आपने ऐसे ट्राइकोटिलेमेनिया में बालों का डाइजेशन नहीं होता है, तो उसका बड़ा सा ट्यूमर जैसा एक बंधा हुआ गोला अंदर स्टमक के अंदर तैयार हो जाता है, जिसे ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। बाद में लोग बोलते हैं कि कुछ भूत प्रेत का कुछ ये है। एक तो डर्मोइड सिस्ट, और ये ट्राइकोटिलोमेनिया में पेट से बाल निकाले जाते हैं। नेक्स्ट, ये भी ट्राइकोटिलोमेनिया, इसका डैडी, ये पूरे छोटे से गांव से आने वाला लड़का है। सेम शिकायत कि डैडी नहीं मिलते हैं। तो डैडी क्या है? डैडी इज अ सिनेमाटोग्राफर इन अ बॉलीवुड इंडस्ट्री। वो कैमरा का काम करते हैं। तो उनका शूटिंग कभी यूएस में, यूके में, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वो बड़े बड़े फिल्म्स के सिनेमाटोग्राफर है। तो उनको पूरे दुनिया भर में घूमना पड़ता है। तो इसलिए ये बच्चा परेशान होता था, और वो उस दुख की घड़ी आ गई, सिफिलिस इज द मायाजम, दुख की घड़ी आई, तो दैट एक्यूट स्ट्रेस के लिए वो बाल नोच के निकालता था। तो देखिए एलोपेशिया एरिएटा जैसे दिख रहा है, बट जब उससे पूछा, नेक्स्ट, और ये अब पहले पहले वाला, ये नहीं नहीं, ये यही, अफ्रेड ऑफ फादर ऑल्सो, मतलब पिताजी नहीं भी मिलते थे, और जब आते थे तो तुम्हारी पढ़ाई दिखाओ, तुम्हारा ये टाइम टेबल दिखाओ, तुम्हारे नोटबुक्स दिखाओ। तो उसे लगता था कि 4-6 महीने बाद पिताजी आते हैं तो उन्होंने मुझे पास लेना चाहिए, करीब लेना चाहिए। उसके बजाय पिताजी मुझे बहुत सारा चिल्लाते हैं। तो उस डर के कारण वो लड़का घबराया सा रहता था। ये एक केस है। ही इज अ ब्रांच मैनेजर इन अ बैंक। तो लेकिन उसे ब्रांच मैनेजर से पहले वो कैशियर था। तो कैश काउंट करते करते बहुत सारी बार आप देख आपको आपने देखा भी होगा कि ये इस जैसे लोग जो है उन्हें ओसीडीज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट कोविड के बाद अभी भी कई बार पेशेंट्स आते हैं कि वो सैनिटाइजर से हाथ धो धो के हाथ काले हो गए। इतना सैनिटाइजर का इस्तेमाल आज की तारीख में भी कर रहे हैं लोग। तो ये उसे नोट गिनना, तो 99 100 तक गिना तो उसे हमेशा लगता था कि 99 ही वो नोट्स थे। वो भी 1000 का जब जमाना था, 2000 का जब नोट चलता था तब। तो उन्हें हमेशा डर सा रहता था। और उसके कारण बैंक में जब भीड़ जमा हो जाती थी, लोग लाइन में खड़े, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता था, उसे सर दर्द शुरू हो जाता था, एकदम एक्यूट हेडेक। नेक्स्ट, तो उसे जब इंड्यूस किया, देखिए वो पूरा का पूरा उसका जो डर था वो पूरा निकल गया, और डायरेक्ट पासेस दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट, ये शेक हैंड पास, शेक हैंड पास डॉक्टर फ्रांज एंटोन मस्मर ने, फ्रांज एंटोन मस्मर वाज अ फिजिशियन आल्सो।
डॉक्टर फ्रांज मसमर ने बहुत सारी जगह पर उसके लिटरेचर में शेक हैंड पास दिखाया है। हम इसीलिए ना बेस्ट ऑफ लक देते हैं किसी को, तो हम हाथ ऐसे पकड़ के बेस्ट ऑफ लक करते हैं, या फिर हमारे संस्कृति में पीठ थपथपाते हैं, या फिर हम सिर पर हाथ रखते हैं। तो सिर पर हाथ रखेंगे, पीठ थपथपाएंगे, तो एक किस्म का जो पीठ थपथपाता है, लाइक आई एम अ फादर, अगर मैं मेरे लड़के की पीठ थपथपाऊंगा एग्जाम के लिए जाते वक्त, या फिर शेक हैंड करके उसे ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, जस्ट रॉक, ऐसे अगर मैं बोलता हूं, मैं मेरी सदिच्छा व्यक्त करता हूं, तो एक वो करेज लेके जाता है। करेज। फ्रांज मसमर ने रोम एम्पायर में स्लीप सेंटर्स हुआ करते थे, 10-10 हजार की आर्मी को वो ग्रुप हिप्नोटिज्म या ग्रुप मस्मरिज्म कर देते थे, ताकि वो आर्मी बहुत चार्ज हो जाए और युद्ध के लिए निकल पड़े। वरना आप सोचिए जरा कि यूरोप जैसे देश जहां पर ना खेती है, कुछ भी है, फिर भी फ्रेंच अलग अलग देशों में गए, बसे, वहां से संपत्ति इकट्ठा करके आए। अंग्रेज भारत जैसे इतने बड़े देश में आकर 150 साल रहे, और यहाँ का सब सामान, सोना, सब कुछ लेकर गए। तो जो मेरा नहीं है, वो मेरा कहने की जो जो उनमें जो एक डेयरिंग आ जाता है, ये आता है बिकॉज ऑफ दिस मस्मरिज्म। तब के जमाने में फ्रांस मस्मर का और उसके स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत भारी भरकम काम करते थे। ये लड़की जो थी, उसे ईव टीजिंग के अलावा उसे लगता था कि कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो हमेशा वो झट से चलते चलते, कॉलेज जाते जाते फटक से एकदम पीछे मुड़कर देखती थी, और उसे धड़ 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 पाल्पिटेशन हो जाता था। तो मतलब उसकी माँ जो थी, है, वो काफी गरीब है। वो कुछ सब्जी वब्जी मंडी में लगा के और वो बेचने का काम करती है, और ये एक लड़की पर कि वो आगे चल के इंजीनियर बने। तो अब ये लड़की कंप्यूटर इंजीनियर बन भी गई, लेकिन उसे डर था कि कोई तो मेरा पीछा कर रहा है, कोई तो मेरा पीछा कर रहा है, ड्रग इज लैकेसिस। और इसको जब इंड्यूस किया, तो उसकी फियर पूरी की पूरी तरह निकल गई, और वो समाज में एकदम उसका उसके बिहेवियर में भी तुरंत चेंजेस आ गए। 6 सेशन के बाद उसका ट्रीटमेंट भी मैंने स्टॉप कर दिया। ये ग्रुप मस्मरिज्म, मैं कई बार जाता हूं, तो एक आध ग्रुप के लिए, ये पीछे जो फोटो दिख रहा है, ये अहमदनगर, हालांकि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में इसका अहिल्या नगर नामकरण कर दिया है, अहमदनगर जिले का। वहां पर आनंद ऋषि जी चैरिटेबल ट्रस्ट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो लगभग 1000 लोग थे। तो मैं कई लोगों को आगे सामने बुलाकर उन पर ये प्रयोग किया था। अभी मैं एक न्यूज आपको बताता हूं, जो मराठी न्यूज़पेपर में आई थी। और राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2 फरवरी 2005 को हमारे महाराष्ट्र में आए थे, पुणे में। पुणे का आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो है, उसके पदवीदान समारंभ के लिए आए थे। पदवीदान, उनके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेशन देने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे। तो जो ब्रैकेट में लिखा है, सध्याचे वैद्यकीय शिक्षण अपुरे, मतलब हाल ही का जो मेडिकल एजुकेशन है, वो मुझे इनकम्प्लीट लगता है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है 2005 का। तो मैं आपको बताता हूं, तो उनका कहने का मतलब क्या है कि मानस शास्त्र और शरीर शास्त्र, इनका मिलाप, यानी व्यक्तिमत्व। अगर पेशेंट को मानसिक दृष्टया हमने सपोर्ट नहीं किया, तो उसका शरीर भी आप जो उपचार कर रहे हैं उसको साथ नहीं देता है। और आगे चलकर वो कहते हैं कि वैद्यकीय शिक्षणात, मतलब मेडिकल एजुकेशन में, मानस शास्त्र और शरीर शास्त्र, इनका समन्वय चाहिए। वो
आपके मेडिकल काउंसिल के सिलेबस में, एमबीबीएस के सिलेबस में, एमबीबीएस उन्होंने कहा है एमबीबीएस के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मुझे आपका सिलेबस जो है वो पसंद नहीं है। देखिए, एक अलग भाषा में अगर उससे उस पर विचार करें तो शायद एपीजे अब्दुल कलाम जी, और ये ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, नॉट अ डिप्लोमैट, उनका कोई राजनीति से संबंध नहीं था। मिसाइल मैन, एक साइंटिस्ट के हिसाब से उनको एमबीबीएस का सिलेबस कैसे लगता है, मैं बहुत सारी बार बहुत सारे सेमिनार्स में ये दिखाता हूं स्लाइड। तो उनका खुद का कहना था कि एमबीबीएस के सिलेबस में मानस शास्त्र और शरीर शास्त्र इन दोनों का मिलाप मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे एमबीबीएस का सिलेबस भी पसंद नहीं है। उसका दूसरा मतलब यह है कि मुझे बीएचएमएस का सिलेबस बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयां जो है वो, जिसका विवरण पहले से ही मन से लेकर पूरे माइंड, हेड, नोज, ईयर, थ्रोट, चेस्ट एक्सट्रीमिटीज, एब्डामिन एक्सट्रीमिटीज तक जिसका विस्तार पूर्वक आपकी मटेरिया मेडिका लिखी गई है, इसलिए मुझे शायद बीएचएमएस का सिलेबस बहुत ज्यादा पसंद है। मैं सोचता हूं कि आपको मस्मरिज्म के लिए या तो आप लोग बुक्स उसके ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी जाने पहचान वाले कोई हिप्नोटिस्ट हो तो उनसे एक बार, क्योंकि हिप्नोटिक इंडक्शन का आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, और ये आ भी सकता है, मतलब आप सभी लोग उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर नहीं भी लाया तो हमारी बहुत बड़ी मटेरिया मेडिका उसके ड्रग्स के अनुसार लिखी गई है। बहुत सारी बार डिप्रेशन के पेशेंट्स हमारे तरफ डायरेक्टली नहीं आते हैं, क्योंकि क्या है, हम, जब मैं पेशेंट को पूछता हूं, ऐसे डिप्रेशन को पेशेंट को पूछता हूं कि भाई तुम्हारा आंखों में कुछ तकलीफ है, पढ़ने में दिक्कत आती है, तो तुम क्या करते हो, तो मैं आंखों के डॉक्टर के लिए जाता हूं। लोग कान या गले में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ईएनटी सर्जन के पास चले जाते हैं। सांस लेने में कुछ दिक्कत है तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हड्डियों में कुछ एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाकर के मिलते हैं। लेकिन उसी प्रकार से मन भी बीमार हो सकता है। तो ये समाज में, इसे समाज के तौर पर लोग मान्य नहीं करते, और पेशेंट को बहुत ज्यादा उनके लिए गिल्टी फीलिंग आ जाता है। एक बात, दूसरी बात की चाहे लोग क्या कहेंगे, लेकिन डिप्रेशन का ट्यूमर कितना है वो हमें पता नहीं चलता है। नाइदर देर इज नो इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई भी नहीं है। B12 एंड D3 डिफिशियंसीज आर वेरी कॉमन इन डिप्रेशन। तो हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही, चाहे आप मस्मरिज्म के लिए जाइए, चाहे आप होम्योपैथिक दवाई के लिए जाइए, लेकिन ये उसके कारण का पता लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हमारी मटेरिया मेडिका जो है तो वो उस प्रकार से लिखी गई है, इसलिए मस्मरिज्म या तो आप पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। कुछ ज्यादा बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं एक डायरेक्ट पासेस आपको दिखाता हूँ फिल्म का। मैं एक दो डायरेक्ट, एक ही पेशेंट का डायरेक्ट पास दिखाता हूं। देखिए, ये आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटना हादसा हुआ था। नको, नैराश्य नको, भीती नको, चिंता नको, काळजी नको, डिप्रेशन नको, नैराश्य नको, नकारात्मक विचार नको, सगळं माझ्या हातात इनडायरेक्ट सोडून पास है ये। उद्या फर्स्ट क्लास, खूप छान, खूप छान, खूप छान, खूप छान. सगळ्या प्रकारची भीती, सगळ्या प्रकारची काळजी, भीति मतलब डर, सगळ्या प्रकारची चिंता, काळजी मतलब चिंता, सगळ्या प्रकारचा राग, राग मतलब एंगर, सगळं आपण काढलंय आहोत. ये डायरेक्ट पास है।
और मैंने पासेस दिए थे सर से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। ये आरजीकर हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ हाल ही में, तो ये एक शिक्षण इनकी संस्था है, इस महोदय की, इस पेशेंट की। तो उसके वो डायरेक्टर है, उन्होंने खुद ने, उनके खुद की वो संस्था है। तो उन्हें, और उसके बाद आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता में जो हादसा हुआ उसके तुरंत बाद बदलापुर में, मैंने सितंबर में इसका जिक्र किया था, सितंबर के व्याख्यान में। बदलापुर में मुंबई के नजदीक एक हादसा हुआ था। तो वो लड़कियों का असॉल्ट हुआ। तो उसके कारण ये पुलिस क्या करती है, तो संस्था जिसकी है, जो प्रमुख है, उसको उसको पहले अरेस्ट करती है। तो इन महोदय को बहुत ज्यादा पाल्पिटेशन, हाई ब्लड प्रेशर, पसीना पसीना होता था। और उनके स्कूल की मीटिंग हो या कुछ हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, तो उनको ऐसे ट्रेमर्स हाथों में आ जाते थे। और ही वॉज वेरी अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, लाइक ऐसे 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 ट्रेमर्स आ जाते थे हाथों में। तो जाकर के मैंने उनके 6 सेशंस कंप्लीट किए, एंड ही इज नाउ परफेक्टली इन ए कमांडिंग सिचुएशन। तो उनको समझ में आया कि ये ऐसा कुछ हादसा होगा नहीं। मैंने उनको बहुत सारा समझाया, और इसके बाद ही इज परफेक्टली ऑल राइट। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी दवाई मैंने होम्योपैथिक दी थी उनको। अभी आपको कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। वंडरफुल एंड एक्सेलेंट प्रेजेंटेशंस। और एक ने पूछा, ये एक सवाल था, आपने जो उसका शायद जवाब दे दिया कि इसका ट्रेनिंग हिप्नोटिज्म का और मेस्मरिज्म का कहाँ लिया जाए। तो ये आपका जवाब तो उसमें आ चुका है, कोई थैंक यू। एक चीज मैं बताना चाहूंगा जगताप जी, कि जो मेस्मरिज्म की चर्चा की गई है डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा, तो आपने जो फॉर्म जिक्र किया उसमें लाइन बड़ा, दो अगर बहुत माइन्यूटली लाइन को लोग पढ़ेंगे तो उसको समझ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने लिखा कि होम्योपैथिक मेडिसिन वैसे ही काम करता है जैसे, और उन्होंने प्रोबेबल शायद लिखा है, वर्ड लिखा है शायद, यानी कि वैसे ही काम करता है जैसा कि मेस्मेर जहाँ की पॉजिटिव पास। तो ये एक दूसरा चीज को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो मेस्मेरिज्म की बात करते हैं, तो हम अगर मेडिकल हिस्ट्री को आप देखेंगे, इंटायर मेडिकल हिस्ट्री, तो हम लोग एक सवाल करते हैं कि दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे पहला दवा कौन सा था। आप याद करो कि आप जब असभ्य रहे हो, जंगलों में रहते हो, उस समय तो बीमार पड़ते थे ना। और उस समय में जब बीमार पड़ते थे तो आपको वहां पर तो ना दवा था, ना कोई जानकारी थी, कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं था, कोई नहीं था। तो फिर कैसे ठीक होते थे? कुछ लोग ठीक होते थे, कुछ लोग मर जाते थे। तो कैसे ठीक होते थे? तो ठीक होने का मतलब था, वो कहते द फर्स्ट मेडिसिन वाज द द फर्स्ट मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि या सर, और डिप्टी शर्मा, आई विल मेक सर, डोंट वरी सर। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो जो भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सब लोग और आपके दोस्त लोग भी पटना में आए 22 और 23 फरवरी को। चाहे तो मैं वहां पर आपको लाइवली कई जगह मिली तो मैं हाँ, आपको भी दूंगा। मैं उसके लिए व्यवस्था कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। आइए जगताप जी, आप सब आइए, चलिए। ताकि जगताप जी रूबरू का हो बहुत जाएंगे। बहुत अच्छा ऑफर है, आप लोग आइए। और ये मैं जानता हूँ कि, और एक और भी आप लोग जानते होंगे कि रेकी सिस्टम जो जापानीज टेक्नोलॉजी है। तो ये सब जो है सो बहुत कुछ मेडिकल डॉक्टर्स को, जैसे कहते हैं ना, काउंसलिंग का पार्ट है। तो काउंसलिंग करने के समय में आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो बहुत ही वंडरफुल ये, अगर आप साथ साथ, और अपने अब्दुल कलाम का प्राणिक हीलिंग, यस सर, डॉक्टर प्राणिक हीलिंग, हम लोग के कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में एक सिस्टर थी, वो प्राणिक हीलिंग किया करती थी। और मैं तो उसके साथ में बहुत दिनों से काम किया। वो सिस्टर अब रिटायर हो गई, और अभी वो ठीक है। तो हम लोगों का समय अब काफी पूरा हो चुका है। दीपक जी, और इस सेशन को एक बार और दोहराइए, डिप्रेशन पर थर्ड सेशन को लीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा।
क्योंकि ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। और Yeah. मैं इसके साथ में इस मीटिंग को समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय हो Thank you चुका so है much, और sir. अगले सेशन Thank के you so much स्पीकर for और inviting me, and thank you everyone. Thank you and good night. Thank you. So now the session is closed for the Hindi, and we go to the next session, that is English session, and the speaker will be the host is Dr. Manoj GS, and the speaker is Dr. Dipti Sharma. So over to you, Dr. Manoj. Thank you, sir, and all those participants in this session, a nice session. So good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to 1589th day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPH. Let us start today's program with a silent prayer for women.